नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत के कान खड़े हो जाने चाहिए, इसलिए कि खबर अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के जरिए है। अमेरिकी एजेंसियां आतंकवाद के मामले में रत्ती भर लापरवाही नहीं बरतती। तभी हम सबको खबर को सच्ची मानते हुए जान लेना चाहिए कि इराक और सीरिया में कायम इस्लामी राज्य या कि आईएस जिहादी संगठन भारत पर हमले की तैयारी में है। वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक्टिव आतंकियों की साझा सेना तैयार कर रहा है। इसका खुलासा तालिबान से जुड़े एक पाकिस्तानी नागरिक से बरामद दस्तावेज से हुआ है। 32 पेज के इस दस्तावेज की अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने समीक्षा की। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि यह प्रामाणिक है। सो सवाल है कि क्या हम गंभीर हैं? अपने को नहीं लगता कि हमें कोई चिंता है। हमें यही सुध में नहीं है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कितने ताकतवर हो गए हैं। अफगानिस्तान में वापस तालिबानियों का राज आता लगता है। अमेरिका और हाल में चीन की सक्रियता की चाहे जितनी खबरें आए, तालिबानी और उनके पीछे आईएस का फैलाव वहां निश्चित ही है। इसलिए आईएस के खतरे की रपट के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालातों पर गौर करना जरूरी है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कुर्सी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। कांग्रेस पार्टी के विरोध ने उनको फायदा पहुंचाया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में ऐसा मानने वाले कई नेता हैं कि जब ललित मोदी और व्यापम मामले का खुलासा हुआ था, तब इनकी कुर्सी पर खतरा था। अगर कांग्रेस इस पर चर्चा कराकर मामले को ठंडा होने देती तो हो सकता है कि भाजपा का आला नेतृत्व कुछ कार्रवाई करता, लेकिन कांग्रेस के लगातार विरोध ने इन नेताओं की कुर्सी और मजबूत कर दी है। इसका संकेत मंगलवार को हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में मिला। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पूरे संसदीय दल ने इन 3 नेताओं के प्रति समर्थन जाहिर किया। पार्टी की ओर से अध्यक्ष पहले इनको समर्थन दे चुके हैं। अब संसदीय दल की ओर से कहा गया कि वो पूरी तरह से इन तीनों नेताओं के समर्थन में खड़ी है। इतना ही नहीं, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू तो सुषमा स्वराज का बचाव करने में 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, सुषमा स्वराज राष्ट्रीय धरोहर हैं। जाहिर है कि राष्ट्रीय धरोहर का इस्तीफा नहीं होता। सो भले ही इस हंगामे से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा हो रहा हो, लेकिन उसने अनजाने में भाजपा नेताओं की कुर्सी मजबूत कर दी। कांग्रेस के हंगामे के कारण उनका इस्तीफा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसा लग रहा है कि विरोधी पार्टियों के डीएनए टेस्ट में निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर आदि नेताओं ने विरोधी पार्टियों का डीएनए टेस्ट किया है। हैरानी है कि विवाद होने पर सबकी सफाई एक जैसी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का डीएनए टेस्ट करके बताया कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। इस पर विवाद छिड़ा है। नीतीश ने चिट्ठी लिखकर यह बयान वापस लेने की मांग की है। जब नीतीश की चिट्ठी का हल्ला मचा तो बिहार भाजपा और एनडीए के नेताओं ने सफाई में कहा कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के राजनीतिक डीएनए की बात कही थी। ऐसी ही सफाई नितिन गडकरी के बयान पर दी गई थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार दौरे में कहा था कि जातिवाद बिहार के डीएनए में है। इस पर जब विरोध शुरू हुआ तो उनकी ओर से कहा गया कि उन्होंने राजनीतिक डीएनए की बात कही थी। नीतीश कुमार ने अपनी चिट्ठी में गडकरी के बयान का भी जिक्र किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पार्टी का डीएनए टेस्ट किया। उन्होंने लोकसभा से कांग्रेस सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस की ओर से किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, नहीं तो निश्चित रूप से उनकी सफाई भी यही होती कि उन्होंने राजनीतिक डीएनए की बात कही थी। केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल पर समर्पण कर दिया है। कांग्रेस के नेता इसका श्रेय लेने में जुटे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी डटकर खड़ी हुई तो सरकार भाग गई, लेकिन असल में सरकार सहयोगी पार्टियों के दबाव और अपने प्रति सद्भाव रखने वाली विपक्षी पार्टियों की मर्जी और बिहार चुनाव की मजबूरी में पीछे हटी है। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव की मजबूरी सबसे बड़ा फैक्टर रही। बिहार में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा बड़ा मसला बन सकता था। तभी भाजपा की सहयोगी पार्टियों लोजपा और रालोसपा ने इसे
इसे टालने की राय जताई। बिहार भाजपा के नेता भी चाहते थे कि इस मामले को आगे टाला जाए। इससे पहले भी भूमि बिल में सरकार ने जो 9 संशोधन किए थे वे सहयोगियों के दबाव में ही किए गए थे। भाजपा की सहयोगी शिवसेना भी बिल में संशोधन चाहती थी। दूसरा कारण ये था कि भाजपा अपने प्रति सद्भाव रखने वाली विपक्षी पार्टियों को नाराज नहीं करना चाहती थी। अन्ना डीएमके और बीजू जनता दल दोनों का सद्भाव सरकार के प्रति है। सरकार को संसदीय राजनीति में इन दोनों की जरूरत है। इसलिए जब इन दोनों पार्टियों ने बदलाव के लिए जोर दिया तो सरकार उसे मान गई। बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ सरकार की जो सहमति बनी है उसमें ये तय हुआ था कि पार्टी भूमि बिल पर सरकार का साथ नहीं देगी। बाकी मामलों में वो सरकार की मदद कर सकती है। इन सब का मिला जुला असर ये रहा कि सरकार पीछे हट गई। अब कहा जा रहा है कि संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद संशोधन के साथ चौथी बार भूमि का बिल अध्यादेश जारी होगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद से सख्ती से निपटने की प्रतिबद्धता को जताते हुए कहा कि बुधवार को उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला करने वाले दोनों आतंकी पाकिस्तानी थे और पकड़े गए आतंकी से पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में बयान देते हुए कहा कि उधमपुर आतंकी हमले में शहीद हुए बीएसएफ के दोनों जवानों को वीरता पुरस्कार देने पर सरकार विचार करेगी। साथ ही जिन निहत्थे ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए एक आतंकी को पकड़ने में मदद की उनको भी पुरस्कृत करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को सुबह करीब 7 बजे उधमपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर चिनानी तहसील में नरसू नाला के समीप जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर बीएसएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए और 14 अन्य जवान घायल हुए। उन्होंने कहा कि शुरुआती पूछताछ में पकड़े गए आतंकी ने अपना नाम मोहम्मद नावेद उर्फ उस्मान निवासी फैसलाबाद पाकिस्तान बताया है और उसने अपने मारे गए साथी का नाम मोहम्मद नोमेन उर्फ नोमीन निवासी बहावलपुर पाकिस्तान बताया है। ललित मोदी मसले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज लोकसभा में कहा कि उन्होंने आईपीएल के पूर्व प्रमुख की नहीं बल्कि कैंसर से पीड़ित उनकी पत्नी की मदद की थी। ललित मोदी मसले में उनकी इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पाले में गेंद डालते हुए उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी उनकी जगह होती तो क्या वह उस महिला को मरने के लिए छोड़ देती। सुषमा ने कहा कि यदि ये कैंसर से पीड़ित महिला की मदद करना अपराध है तो मैं देश के समक्ष अपना गुनाह कबूल करती हूँ और इसके लिए सदन मुझे जो सजा देना चाहे उसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। सुषमा ने कहा कि ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का मैंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से अनुरोध या सिफारिश नहीं की। ये आरोप असत्य, गलत और निराधार है। उन्होंने कहा कि मैंने केवल इतना कहा था कि यदि ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को यात्रा के दस्तावेज देती है तो इससे हमारे दोनों देशों के रिश्ते खराब नहीं होंगे। लोकसभा से कांग्रेस के 25 सांसदों को स्पीकर द्वारा निलंबित किए जाने के खिलाफ एकजुट विपक्ष के साथ कांग्रेस सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ संसद भवन परिसर में आज लगातार तीसरे दिन भी धरना दिया। सोनिया गांधी ने धरना दे रहे विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विपक्षी पार्टी के नेताओं में जदयू से शरद यादव, केसी त्यागी, राजद के जयप्रकाश नारायण यादव आदि ने हिस्सा लिया। धरना पर बैठे नेताओं ने तानाशाही बंद करो, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, अच्छे दिन कहाँ गए, सुषमा स्वराज इस्तीफा दो, काला धन कहाँ गया के नारे लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी आवाज संसद में दबाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमें अपनी बात नहीं रखने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें बाहर बैठने पर मजबूर किया गया है, हम इसका पालन कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा नगा शांति समझौते पर नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श नहीं किया गया, वह मोदी सरकार के अहंकार को दर्शाता है। सोनिया ने कहा कि केंद्र सरकार 3 राज्यों मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की आवाज दबा रही है। उन्होंने कहा कि यह तीनों राज्यों के लोगों का अपमान है कि उनके मुख्यमंत्रियों से सलाह नहीं की गई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 अगस्त को नगा संगठन NSCM-IM के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में शांति के लिए ऐतिहासिक शांति समझौता बताया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। इस्लामी खलीफा राज के IS ने भारत को अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम युद्ध शुरू करने के मैदान के रूप में चुना है। वह भारत पर ऐसा मारक हमला करेगा कि दखल देने के लिए अमेरिका मजबूर होगा। ऐसे में सारी इस्लामी दुनिया IS के झंडे तले इकट्ठा होगी और अंतिम युद्ध छिड़ेगा। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
दुनिया के कुछ युद्धग्रस्त क्षेत्रों को छोड़ दें तो भारत जैसा आतंकवाद का खतरा झेल रहा है, वैसा खतरा अमेरिका और कुछ गिने चुने देशों के सामने की है। दुनिया के कुछ खूंखार आतंकवादी संगठन भारत पर हमले की तैयारी में है। पिछले 10 दिन में पंजाब के गुरदासपुर और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीमा पार से आए आतंकवादियों ने हमला करके इसका संकेत दे दिया है। ये दोनों हमले बहुत भयावह हो सकते थे। यह सिर्फ संयोग था कि गुरदासपुर हमले के समय आतंकवादी बस नहीं रोक पाए थे या रेलवे ट्रैक पर लगा बम फटा नहीं था, नहीं तो मरने वालों की संख्या सैकड़ों में होती। इसी तरह उधमपुर में स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाकर आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। इन दोनों घटनाओं से जाहिर हुआ है कि भारत आतंकवाद के मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में अगर सीमा पार से आकर आतंकी हमला करने में कामयाब हो रहे हैं तो दूसरी जगहों के बारे में तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। अब ताज़ा खतरा इस्लामिक स्टेट की चुनौती का है। पिछले दिनों अमेरिका ने ऐसे दस्तावेज जब्त किए हैं जिनमें भारत पर हमले की पूरी रूपरेखा का ब्यौरा मिला है। अमेरिकी थिंक टैंक ने इस दस्तावेज पर विचार करके इन्हें असली बताया है। इसके मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट के लोग तालिबान लड़ाकों को भर्ती कर रहे हैं और उन्हें भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। इससे कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि अलकायदा ने भारत में अपनी शाखा शुरू कर दी है। उसने भारत के कई संवेदनशील राज्यों को निशाना बनाने का फैसला किया है और इसके लिए उसने एक खूंखार जिहादी को जिम्मा दिया है। इस्लामिक स्टेट का खतरा इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि भारत में उसको जगह मिलनी शुरू हो गई है। तभी पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने वाले पुलिस अधिकारी KPS गिल ने कहा कि गुरदासपुर का हमला IS का विजिटिंग कार्ड था। वह अपने संगठन में भारतीय युवाओं को भर्ती कर रहा है। भारत से गए 1 दर्जन युवाओं के सीरिया और इराक में IS की ओर से लड़ने की खबर है, जिसमें से आधे मारे गए हैं। इससे पहले भारत बड़े फख्र से कहता था कि दुनिया के किसी भी आतंकवादी संगठन में भारत का मुसलमान नहीं शामिल होता है। अब वह बात नहीं है। कश्मीर में IS का झंडा लहराया जाना आम बात हो गई है। तभी अमेरिका की ओर से आई चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। IS की तैयारी भारत में आखिरी लड़ाई छेड़ने की है, यानी तीसरा विश्व युद्ध। ऐसी लड़ाई जिसमें भारत की ओर से अमेरिका लड़े और इस्लामिक देश और चीन IS की ओर से लड़ें। यह देखने में महज कोरी कल्पना लगती है, लेकिन जिस तेजी से इस्लामिक स्टेट की लोकप्रियता और दायरा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इस खतरे की अनदेखी नहीं की जा सकती है। भारत को अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत करना होगा और पुलिस को आधुनिक व ताकतवर बनाना होगा। इसका कारण ये है कि आतंकवाद रोधी फोर्स की भूमिका बाद में होती है। पहले स्थानीय पुलिस को ही हमला झेलना होता है। पुलिस और खुफिया तंत्र में कोई भी ढिलाई घातक हो सकती है, पर सवाल है कि इसके लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है वह भारत सरकार दिखा पाएगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद IS के खतरे पर चर्चा करेंगे। CIA के साथ 30 वर्ष से अधिक काम कर चुके ब्रूस रीडल के मुताबिक भारत पर हमले से इस पूरे इलाके की स्थिरता के लिए खतरा पैदा होगा। उससे IS का कद भी बढ़ेगा। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे गुट उसके मददगार होंगे। क्या ये जबरदस्ती डराने वाली खबर है या हकीकत? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तालिबानियों को मिलाकर IS संगठन भारत के खिलाफ एक साझा सेना बनाने की कोशिश में है। इसकी खबर जो आई है, आप इस खबर को कितना विश्वसनीय मानते हैं? क्योंकि खबर अमेरिकी जरियों से, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के जरिए है। नहीं, हो सकता है जी, और ये भी हो सकता है कि उनके निशाने पे और लोगों के अलावा भारत भी हो जी। और इसीलिए मैं समझता हूं कि भारत के भीतर सद्भावना की जरूरत है। भारत के भीतर वेरियस कम्युनिटीज के बीच में सद्भावना की जरूरत है। इंटरनल सिक्योरिटी को पुख्ता करने की जरूरत है और एक्सटर्नल डायलॉग को इंटरनल सिक्योरिटी डायलॉग से जुदा करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार जब इंटरनल सिक्योरिटी पे बहस होती है और कोई हादसे हो जाते हैं तो उसके चलते आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं कि बातचीत बंद करो, जिस बातचीत का वादा किया था उस वादे को पूरा मत करो। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि तालिबान के साथ डायलॉग अफगान गवर्नमेंट का पाकिस्तान की धरती पर हो रहा है और उसको वॉच कर रहा है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। और कोशिश यह है कि जो तालिबान संगठन है, कुछ ऐसे संगठन हैं
उनको जुदा कर दिया जाए ऐसे एक्सट्रीम व्यूज वाले संगठनों से जो कि कत्लो गारत कर रहे हैं तमाम दुनिया में, इराक में कर रहे हैं, सीरिया में कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। और उसमें अगर भारत की भागीदारी बननी है उस प्रोसेस में, अभी तक नहीं है, अभी तक तो भारत बिल्कुल अलग थलग पड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत को डिप्लोमेटिकली एंगेज करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आपके अनुसार क्या सचमुच में पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान में ऐसा माहौल जमीनी तौर पर है क्या जहां वो ये पनपता हुआ मामला लगता है? देखिए कौन सा पनपता हुआ, मतलब ये तालिबानी वाला और ये आईएस का प्रभाव? देखिए ऐसा है, आईएस का प्रभाव जो है वो हर उस सतह पे बनाने की कोशिश की जाएगी जहां पर मुसलमान आवाम जो है वो अपने आप को और दुनिया भर के देशों की बंदूकों के निशाने पे पाता है अपने हिसाब से, और वो छिन्न भिन्न सा है और उसके मन में एक उदासी सी है, उसको एक्सप्लॉइट करता है ये जो आईएसएस जैसे संगठन है। और उनका काम कुछ नहीं है, वो अपने धर्म में विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ कत्लो गारत पे विश्वास करते हैं। अपना एक ऐसा कंट्रोल बनाना चाहते हैं उन इलाकों पे जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, और इसको दुनिया की तमाम जमहूरियत पसंद लोगों को, दुनिया के तमाम उन लोगों को जो कि आतंकवाद के खिलाफ है, उनसे मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसके लिए भारत को तैयारी की जरूरत, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी ठीक करें, सोशल एमिटी ठीक करें, और हर उस मुल्क से डायलॉग करें जिस मुल्क के से डायलॉग करने के चलते हमको एक इक्विटी मिलेगी इस प्रोसेस में, अफगानिस्तान में एक इक्विटी मिलेगी, एक प्रेजेंस मिलेगी, ताकि वहां पर हम अपने मफाद को डिफेंड कर सकें। नहीं, उस नाते ये नहीं लगता कि चीन ने पिछले एक साल में खास तौर पर पाकिस्तान में जो अपना निवेश या जो अपनी भूमिका बढ़ाई है, और अब अफगानिस्तान में के मामले में वो जो कर रहा है, तो लगता नहीं कि इस मामले में चीन ज्यादा सतर्क और ज्यादा दूरगामी दृष्टि से काम कर रहा है? जाहिर है और चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है। हाँ। बावजूद इसके कि हमने बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए, ज़कीर रहमान लखवी का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में शी जिनपिंग ने हमारे प्रधानमंत्री को कहा कि आप बातचीत कीजिए पाकिस्तान के साथ। फिर जब हमने यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस कमेटी में ये मुद्दा उठाया कि जो वादे किए थे पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने के लिए, उस पर खरा नहीं उतर रहा है, तो वहां पर वीटो किया। नहीं, लेकिन अफगानिस्तान में करजई के शासन में मनमोहन सरकार, इन्होंने पूरा कोशिश की थी, अपना रोल भी बनाया था, अपनी बदल गया ना, क्योंकि करजई नहीं रहा, मनमोहन सिंह नहीं रहे, अब तो अशरफ गनी आ गए हैं। नहीं, तो उस नाते अशरफ गनी क्या वहां टिक पाएंगे या वहां तालिबानी, आप मानते हैं कि तालिबानी कब? देखिए अशरफ गनी यही कोशिश कर रहे हैं ना कि तालिबान के साथ एक साझा करके एक पीस पैक नेगोशिएट करके, लेकिन उसमें कई विरोधाभास हैं, उसके अंदर कई। अब मुल्ला उमर के मरने के बाद तालिबान क्या एकजुट रहेंगे कि नहीं, जो उनमें यूनिटी पहले थी वो रहेगी कि नहीं, क्या वो छोटे छोटे ग्रुप्स में सिमट जाएंगे या बिखर जाएंगे, ये देखने वाली बात है। अनुसार पाकिस्तान तालिबानियों के प्रसार में को प्रोत्साहित देता हुआ लगता है पाकिस्तान की नीति इस समय, या वो इस समय सचमुच में पाकिस्तान वो काबुल सरकार को बचाए रखना चाहता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी पैंठ बना के रखना चाहता है जी। और हमारी और पाकिस्तान में कश्मकश ये है इस मुद्दे पे कि हम भी अपनी हिस्सेदारी अफगानिस्तान में चाहते हैं, लेकिन अपनी प्रेजेंस के जरिए, अपनी प्रेजेंस के जरिए, अपनी पार्टिसिपेशन के जरिए उस मुल्क की रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन इस्लामाबाद और दिल्ली दोनों को इस आईएस की इस जो रणनीति या जो भी है, इसमें किसको ज्यादा गंभीरता से फोकस करना चाहिए? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को पहले और उसके बाद हिंदुस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फ्रंटलाइन स्टेट है, वो फ्रंटलाइन स्टेट है जिसका एक लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और चूंकि हमारा लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, और हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि वहां से जो गुट जो सेवानिवृत्त हो गए, जब रशियन ट्रूप्स वहां से चले गए, तो उनको इस तरफ डायरेक्ट कर दिया गया हमारी तरफ। तो मैं समझता हूं कि मोदी सरकार को बिना शोर मचाए, बिना उत्तेजित हुए और बिना जनता को उत्तेजित किए कुछ काम करने पड़ेंगे इस देश के हित में, और वो डिप्लोमेसी ऑफ साइलेंस होनी चाहिए, जहां पर चुपचाप हम अपने राष्ट्र हित में काम करें, और जब हम अपनी ऑब्जेक्टिव हासिल कर लें उसके बाद
पार्लियामेंट में आके एक साधारण सा बयान दे कि हमने ये हासिल कर लिया है। जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।